हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यदेव स्वागत करता हूं आपका बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपना एक विशेष सेशन होगा और आज भारत के एक ऐसे महापुरुष के बारे में हम बात करेंगे। भारत माटी के लाल के बारे में आज बात करेंगे और उस जो व्यक्ति का नाम, वो व्यक्ति नहीं, वो एक व्यक्तित्व है। ठीक है, वो जो पर्सनैलिटी जो है, उस व्यक्ति का नाम जो है वो है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। भारतवर्ष या विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसके बारे में नहीं जानता होगा। ठीक है, विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पे उसका जिक्र ना होता होगा। ठीक है, आज हम उसी महानुभूति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसी महापुरुष के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे उसने अपना जीवन व्यतीत करके, कैसे अपना जीवन नीचे से उठा के ऊपर भारत का सबसे बड़े संवैधानिक पद तक वो पहुंचा था। भारत का राष्ट्रपति बना था वो। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था वो। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, बड़ी इज्जत देता हूं मैं, उसका बहुत बड़ा सम्मान। कोई ऐसा कोई भारतीय नहीं, ना हिंदू है ना मुसलमान, किसी भी धर्म का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उस इंसान की इज्जत ना करता हो। ठीक है, वो किसी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देता था। वो एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा इंसान था जो कुरान के साथ साथ गीता भी साथ रखता था। ठीक है, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कुरान के साथ साथ गीता भी साथ रखता। तो आज हम उसी महापुरुष का जिक्र करते हैं, उसी महापुरुष के बारे में सोचते हैं। और आज ही क्यों ये सेशन शुरू किया गया? क्योंकि 27 जुलाई को उस महापुरुष का देहांत हुआ था। आज उसकी पुण्यतिथि है। ठीक है, आज उसकी पुण्यतिथि है, उसी के बारे में आज हम देखते हैं। और उस व्यक्ति का जो नाम था वो था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर हम बात करते हैं, एपीजे की जो फुल फॉर्म जो होती है, एपीजे की फुल फॉर्म होती है अबुल पाकीर जैनुल आबुद्दीन, अबुल पाकीर जैनुल आबुद्दीन अब्दुल कलाम, ये इसका पूरा नाम था। ये जो व्यक्ति जो था, ये जो व्यक्तित्व जो था, इसका जन्म कहां पे हुआ था? जन्म स्थान के बारे में अगर हम बात करें, जन्म स्थान जो था, इसका जो जन्म हुआ वो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, एक गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था। और वो जगह जो थी वो थी रामेश्वरम। रामेश्वरम आज के दिन कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था, एक गरीब परिवार में। कहा जाता है कि जब ये इसका जन्म हुआ उसके बाद प्राइमरी जब शिक्षा जब उसकी हुई थी ना, तो इसके पास स्कूल का जो व्यय, जो खर्चा, जो फीस है, फीस देने के लिए इनके घर में रुपए नहीं थे। इसके जो पिता जो थे वो एक मछुआरे टाइप क्या था, उनकी शिप थी, वो शिप किराए पे देते थे, मछलियां पकड़ते थे। बाकी वहां पे इमाम था, एक जो रामेश्वरम में एक मस्जिद थी, मस्जिद का इमाम था इसका पिता। इसके पिता का जो नाम था वो था जैनुल आबुद्दीन। जैनुल आबुद्दीन इसके पिता का नाम था। वो एक इमाम था वहां की मस्जिद में। बाकी उनकी छोटी मोटी जो नहीं होती, जो जहाज जो होती है, शिप जो होती है, वो रेंट पे देते थे या मछलियां पकड़ते थे। ऐसा छोटा मोटा कारोबार था इनका। तो कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति था, इसने शुरुआत में ही, कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। दिन में ज्यादा से ज्यादा घंटे मैथमेटिक्स पे रिसर्च करता था। और सुबह 4 बजे इसका ट्यूशन होता था मैथमेटिक्स का। 4 बजे ट्यूशन करने के बाद ये अखबार बेचता था अर्निंग करने के लिए, फीस जमा करने के लिए। और अखबार बेचने के बाद फिर स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद फिर काम करता था। तो इस व्यक्ति ने बहुत ही स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा है कि जो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद पे विराज हुआ है। ठीक है, इसके जन्म स्थान के बारे में अगर मैंने बताया कि जन्म जो था इसका बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। ऐसा नहीं था इसके परिवार शुरुआत से ही गरीब था, नहीं। हुआ क्या था, गरीबी के पीछे कारण क्या था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करें तो उसके नट बोल्ट खोलेंगे अच्छे से, है ना। अभी यहाँ पे इसका परिवार गरीब नहीं था, इसके पिता के टाइम से गरीब हुआ था। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, गरीब परिवार नहीं था। यहाँ पे क्या था, इनका बिजनेस था। बिजनेस किस तरह का, व्यापार किस तरह का, व्यवसाय क्या था इनका। देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी में लेके चलता हूं।
देखो ये अपना यहां पे ये जो स्टेट है ये है तमिलनाडु, ये अपना पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट, ठीक है, पूर्वी तट है ये मैंने बताया। यहां पे देखो ये जो भारत जो हिस्सा निकला हुआ है यहां पे कौन है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इस तरफ अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, ठीक है। यहां पे मैं अगर बात करता हूं तो ये जो है ना, ये जो एरिया देखो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है, चेन्नई। लेकिन यहां पे जो समुद्र के अंदर जो घसा हुआ जो एरिया है, यहां पे एक जगह है और उस जगह का नाम है रामेश्वरम, रामेश्वरम, ये जगह रामेश्वरम। और यहां से थोड़ा सा अंदर चल के ये लाइन ऐसे, यहां से थोड़ा अंदर चल के ये जो जगह है ये है धनुषकोडी, क्या है, धनुषकोडी, जो कि तमिलनाडु राज्य का हिस्सा धनुषकोडी। देखो धनुषकोडी से थोड़ा सा और मैं बताता हूं आपको डिटेल में, धनुषकोडी से थोड़ा नीचे चलते हैं, ये नीचे जो ये लटका हुआ हिस्सा है ये है श्रीलंका, है ना, श्रीलंका। और श्रीलंका का ऊपर वाला जो किनारा है यहां पे एक द्वीप है जिसको कहा जाता है तिल्यामन्नार, तिल्यामन्नार। तो देखो यहां पे ध्यान से देखना, तिल्यामन्नार और धनुषकोडी के जो एरिया जो जोड़ रहा है ना, ये जो जोड़ रहा है इसको कहा जाता है राम सेतु या आदम ब्रिज। इसका भी बहुत पुराना बहुत बड़ा इतिहास, आदम ब्रिज या राम सेतु, बहुत ही विवादास्पद रहा है ये राम सेतु, ठीक है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि कोई राम सेतु नहीं है, लेकिन रिसर्च में पाया गया कि राम सेतु है, लेकिन आज के दिन ये जलमग्न हो चुका है, ठीक है, जल में डूब चुका है, ये पानी के अंदर सेतु है। और आप लोगों को भी पता है कि राम सेतु का निर्माण कब कहा गया था, जो अपनी जो हिंदू धर्म की मान्यता है कि राम ने जो रावण पे चढ़ाई की थी उस टाइम ये ब्रिज बनाया गया था। तो याद रखना ये धनुषकोडी से और तिल्यामन्नार के बीच में है, ठीक है। अब देखो ये यहां पे जो मैं बताने वाला था वो क्या है, देखो ये है रामेश्वरम और ये है धनुषकोडी। आज के दिन इनके बीच में एक ब्रिज है और ब्रिज का नाम है पम्बन ब्रिज, पम्बन ब्रिज। देखो ये पम्बन ब्रिज का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1914 में, पम्बन ब्रिज का निर्माण हुआ 1914 में। लेकिन 1914 में निर्माण होने से पहले क्या होता था, जो यहां पे धनुषकोडी, जो कि किसका गांव है, एपीजे अब्दुल कलाम का गांव है धनुषकोडी, तो धनुषकोडी में रहते थे। और धनुषकोडी और रामेश्वरम जो है वो हिंदू पिलग्रिम्स के लिए या हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है, वहां पे रामेश्वरम मंदिर भी है वहां पे। तो क्या होता था, धनुषकोडी से हिंदू यहां पे जाते थे, तो इनका एक व्यापार था कि यहां से हिंदुओं को यहां पे जहाज से लेके जाते थे, लेके आते थे, तो वो इनका व्यापार था, व्यवसाय था यहां पे, ठीक है। तो इतने गरीब नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे जो पम्बन ब्रिज बनने से क्या हुआ, पम्बन ब्रिज बनने से इनके व्यवसाय में क्या होगा, कमी हो गई, क्योंकि ब्रिज बन गया तो वहां से लोगों का आवागमन ऊपर से होने लगा, ठीक है, पानी के ऊपर से। तो क्या हुआ, यहां पे इन लोगों का व्यापार क्या हो गया, ठप हो गया, और ये गरीबी में फिर इन्होंने जीवन व्यतीत करना पड़ा इनको, ठीक है। तो याद रखना पम्बन ब्रिज रामेश्वरम और धनुषकोडी को जोड़ता है, धनुषकोडी से तिल्यामन्नार के बीच में क्या है, आदम ब्रिज, ठीक है, आदम ब्रिज। और ये नीचे ये है पाक जल डमरू मध्य, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये इस तरफ है सारे के सारे। ये सब बाकी डिटेल में हम ज्योग्राफी में अध्ययन करेंगे इनके बारे में। 1914 तक इनका व्यापार अच्छे से चल रहा था, लेकिन 1914 में पम्बन ब्रिज बनने के बाद इनका व्यापार में कमी आई, गरीबी का सामना करना पड़ा इनको, जिसकी वजह से महापुरुष एपीजे अब्दुल कलाम को अखबार भी भेजने पड़े थे अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। पढ़ाई इन्होंने वहीं रामेश्वरम में की, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद सेंट जोसेफ जो कॉलेज था वहां से इसने ग्रेजुएशन की। उसके मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इसने एरोस्पेस में क्या किया, अपनी पीजी की। उसके बाद इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ में नौकरी की, डीआरडीओ में नौकरी की काफी साल तक, ठीक है। डिफेंस जो डीआरडीओ जो है उसमें इसने नौकरी की। उसके बाद यहां पे नौकरी उनको रास नहीं आई, वो ये सोच रहा था कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं बनी है, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। और वो कहता भी था, क्या कहते थे, अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने जो होते ना, सपने तभी सच होंगे तब आप सपने देखना शुरू करोगे। सपने कब सच होंगे, तब आप सपने देखोगे, ठीक है। और एक चीज और, अब्दुल कलाम जो है बहुत ही अलग विचार का इंसान था। मैंने तभी इसके व्यक्ति ना होकर ये एक व्यक्तित्व था। मैंने बताया कि ये व्यक्ति ये कहता था कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां जो आती है ना, वो हमें बर्बाद करने नहीं आती है,
हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आती है वो बर्बाद करने नहीं आती हमें, वो हमें और शक्ति और हमें सामर्थ्य देने के लिए आती है, ताकि हम उन कठिनाइयों से सामना करें, हम मजबूत बने और ऊपर तक जाएं। तो बहुत ही ब्रॉड जो दिमाग के इंसान थे, ये बहुत अच्छी सोचते थे, अच्छी सोच वाले इंसान थे। ठीक है, डीआरडीओ में इन्होंने नौकरी की, उसके बाद इसरो में चले गए और इसरो में अंतरिक्ष विज्ञान में और जो डिफेंस में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वहीं पे रहते हुए, इसरो में रहते हुए, इसी के समय में एपीजे अब्दुल कलाम के समय में 1980 में 79 80 83 तक यहां पर रोहिणी उपग्रह आकाश में छोड़े गए, स्थापित किए गए। 4 यहां पे सीरीज थी, 1 2 3 4, जिनमें से एक अनसक्सेसफुल हुआ, 3 सक्सेसफुल हुआ। वो इसी के टाइम की बातें, एपीजे अब्दुल कलाम के समय की ही बातें हैं। ठीक है, और इसी वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, किस नाम से इसको जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से भी इसको जाना जाता है, मिसाइल मैन। मैंने बताया कि अंतरिक्ष में और डिफेंस में इसका बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में इसका बहुत बड़ा योगदान है इस व्यक्ति का। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और लोगों का राष्ट्रपति भी कहा जाता है इसको, लोगों का राष्ट्रपति, लोगों का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, अब क्या होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे 1980 में इन्होंने इसरो ज्वाइन किया, उसके बाद इसरो में रही और वहीं से ये रिसर्च करते रहे भारत के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, आगे चल के क्या होगा 1992 में, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं, 1992 से पहले क्या होगा, इनको 1992 से पहले इनको पुरस्कार दिया गया। इसकी जो योगदान जो इसने दिया था अंतरिक्ष स्थापित या अंतरिक्ष विज्ञान में, उसके लिए 1981 में इनको जो भारत में सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है ना, सबसे बड़ा सिविलियन जो सम्मान है, ऑनर है, वो है भारत रत्न। उसके बाद है भारत विभूषण, फिर है भारत भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण। ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद है पद्म श्री। तो इनको 1981 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। पद्म भूषण जो सम्मान था इसको दिया गया था 1981 में। उसके बाद 1990 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण इनको दिया गया। उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। लेकिन उससे पहले एक काम और हुआ, ये भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक निकल के आए। कहा जाता है कि 1992 से 1999 तक, 1992 से 1999 तक, 1992 से 1999 तक ये भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक सलाहकार बन के उभरे। 1992 से 1999 तक ये भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। वैज्ञानिक सलाहकार मतलब भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था ये, सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी नाम था इसका 1992 से 1991 में। ठीक है, उसके बाद 1997 में ही इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1997 में इसको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, भारत रत्न सम्मान से इसको नवाजा गया था। और किसके द्वारा? जो के.आर. नारायण जो राष्ट्रपति थे उस टाइम, पहले दलित राष्ट्रपति, उनके द्वारा इसको नवाजा गया था 1997 में। ठीक है, अब 1997 में याद रखना ये तीसरा राष्ट्रपति है, ये तीसरा राष्ट्रपति बना था जिसको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। ये तीसरा राष्ट्रपति था जिसको पहले ही भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। पहले दो कौन थे? एक व्यक्ति का नाम मैं आप बता रहा हूं, एक आप कमेंट करके बताना। ठीक है, एक था सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद चलो मैं बता देता हूं जाकिर हुसैन। वो दो व्यक्ति थे जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न सम्मान मिल चुका था। तीसरा व्यक्ति था अबुल पाकिर जैनुल आबुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके बाद 1997 में ही एक और अवार्ड इनको दिया गया था। 1997 में ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 1997 में ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया। बहुत सारे अवार्ड इनको मिला, कोई ऐसे साल नहीं है जिस साल इनको कोई अवार्ड ना मिला हो।
ठीक है, 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार, बहुत सारे अनगिनत इनको अवार्ड मिले। और कहा जाता है कि 40 ऐसी यूनिवर्सिटियां, कुछ भारत की कुछ विदेश की यूनिवर्सिटियां, ठीक है, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां थी जिनको उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, इसके बाद इनकी किताबों की अगर बात करें, इसने बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी थी जो कि भारत के युवाओं को जगा सकती है। ठीक है, ये क्या होते थे जब राष्ट्रपति के पद पे थे ना, राष्ट्रपति के पद पे कब से कब तक थे, 2002 से और 2005 तक, 2002 से 2005 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद पे रहे थे, कहा जाता उस टाइम क्या हुआ था, तो जो बीजेपी जो थे ना, बीजेपी के जो घटक जो दल है उनको कहा जाता है एनडीए, और जो यूपीए वो कांग्रेस के घटक दलों को कहा जाता, तो कहा जाता है इन दोनों ने समर्थन दिया था एपीजे अब्दुल कलाम को। और एपीजे अब्दुल कलाम की उस टाइम जो अपोजिशन में थी वो थी लक्ष्मी सहगल, और लक्ष्मी सहगल को केवल 1.25 लाख वोट वहां मिले थे, और एपीजे अब्दुल कलाम को 9.25 लाख वोट के समथिंग मिले थे। मतलब 90% के समथिंग वोट एपीजे अब्दुल कलाम ने प्राप्त किए थे उस टाइम। ठीक है, जो वामपंथी थे ना, उन्होंने अपना अलग कैंडिडेट, जो वामपंथी जो विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने अलग कैंडिडेट्स यहाँ पे नियुक्त किया था। एनडीए और यूपीए का जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार था वो एपीजे अब्दुल कलाम था। सॉरी, 2002 से 2007 तक, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। उसके बाद एक और इसके टाइम की जो घटना वो है 1998 में भारत रत्न पुरस्कार या सम्मान देने के बाद 1998 में परमाणु प्रशिक्षण किया गया, परमाणु टेस्ट किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। उसमें इस व्यक्ति की, इस महान पुरुष की सबसे अहम भूमिका रही है। ठीक है, जो मई 1998 में जो परमाणु प्रशिक्षण किए गए थे जैसलमेर के पोखरण में, उनमें सबसे अहम भूमिका रही है इसकी। तो ये भारत को परमाणु शक्ति बनाने में इनका सबसे अहम रोल है एपीजे अब्दुल कलाम। जो 1974 में जो परमाणु प्रशिक्षण हुआ था ना, उस टाइम भी इसका रोल था। तो इस व्यक्ति का भारत को ऊपर ले जाने में बहुत अहम रोल है। ठीक है, उसके बाद इसकी किताबों की अगर बात करें तो कहा जाता है कि 2007 से के बाद भी ये राष्ट्रपति बनना चाहते थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी राष्ट्रपति बनने की, लेकिन जो गुट जो थे, जो राजनीतिक जो दल थे, उनमें सहमति ना होने की वजह से इन्होंने नकार दिया था कि नहीं बनना मेरे को। ठीक है, सहमति नहीं बनी थी वहां पे, जैसे यहां 2002 से 2007 के बीच में रही। उस टाइम भारत का प्रधानमंत्री होता था अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके समय में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। उसके बाद इसकी बुक्स की बात करें, देखो एपीजे अब्दुल कलाम अलग विचारधारा के इंसान थे, मैंने बताया भी अलग विचारधारा के इंसान थे, हर कोई इसका मुरीद है। ठीक है, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपने वो नहीं होते जो नींद में हम देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। ठीक है, सपने वो नहीं जो हम नींद या सोने के बाद देखते हैं, सपने वो जो हमें सोने ना दे। ठीक है, वो व्यक्ति थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने एक बात और यहां पे कही, बहुत सारे अच्छे विचार थे इसके। इन्होंने कहा अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये वो व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है इसने। इसकी स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल से पद से पद चलते चलते भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद और सबसे बड़े वैज्ञानिक निकल के आए एपीजे अब्दुल कलाम। विदेश जो है वो भी इनके मुरीद थे। ठीक है, मुरीद, उनका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं उसके मुरीद होने का कि कैसे थे। एक बार ये स्विट्जरलैंड की यात्रा पे गए थे, स्विट्जरलैंड की यात्रा पे गए थे 2005 में। 2005 में कहां गए, स्विट्जरलैंड। जब 2005 में स्विट्जरलैंड जब गए तो स्विट्जरलैंड में आगमन पे इनके, जब ये गए वहां पे, वो डेट थी 26 मई को वहां पे पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद स्विट्जरलैंड सरकार ने उसने घोषणा कर दी थी कि स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। इतने महान व्यक्ति थे। विज्ञान दिवस, नेशनल विज्ञान दिवस मनाया जाएगा स्विट्जरलैंड में हर साल, इसके आगमन पे। मतलब किसके आगमन पे, एपीजे अब्दुल कलाम के आगमन पे। और इसी से रिलेटेड एक चीज और बताता हूं, देश से रिलेटेड, जो कि वर्ल्ड से संबंधित है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था वो।
एपीजे अब्दुल कलाम का हमने डेट ऑफ बर्थ देखी। एपीजे अब्दुल कलाम की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थी दिवस या वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को, जिसका डिक्लेयर ऐसा नहीं, यूनाइटेड नेशन ने इनका डिक्लेयर किया कि 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के दिन विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति थे जो विद्यार्थियों में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए भी ये विद्यार्थियों में जाते रहते थे हर बार, ठीक है, यूनिवर्सिटियों में जाते थे, विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करते थे ये हमेशा। और राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद भी इन्होंने क्या किया? शिक्षाविद जैसे मोटिवेटर हो गया या विजिटर प्रोफेसर के रूप में बहुत सारे मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है इन्होंने जाना शुरू कर दिया था। इन्होंने क्या हुआ था, जो आईआईएम है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर हो गया, अहमदाबाद हो गया, शिलोंग हो गया, ठीक है, जो विज्ञान इंस्टीट्यूट था बेंगलोर, वहां पे इसको ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ये विजिटर प्रोफेसर के रूप में जाते थे। तो जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों से इनको बहुत ज्यादा प्रेम था, ठीक है, विद्यार्थियों से इनको बहुत ज्यादा प्रेम था। मेरे अंदर एक बात चल रही है, वो बता देना चाहता हूं। देखो, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है ना 14 नवंबर को, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे। पता नहीं मेरे को क्यों वो मनाया जाता है, मैं उसके फेवर में नहीं हूं कि 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है बताना आप कमेंट करके, आप उसके फेवर में नहीं हो। इसके जन्म दिवस पे मनाना चाहिए क्योंकि ये विद्यार्थियों से हमेशा इंटरेक्शन करते थे, विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा प्यार था क्योंकि वो भारत का भविष्य है। और ये कहता था कि हम आज को अपना खराब करके हम अपने देश का भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अलग ही सोच के इंसान थे ये, बहुत ऊपर की सोचते थे ये, ठीक है। विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अब इसकी कुछ बुक्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 3-4 जो बुक्स है जो इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, आती रहती है। और सबसे पहले हम जिस बुक्स का नाम करते हैं वो है इंडिया 2020, विजन था इसका, इंडिया 2020। उसके बाद विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद जो तीसरी जो बुक्स है, और भी बहुत सारी बुक्स थी लेकिन 3 इंपॉर्टेंट थी इसकी, वो थी इग्नाइट्स माइंड। ये 3 बुक्स इनकी फेमस थी एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। इनके बाद अगर हम यहां पे देखते हैं इसके एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसकी मृत्यु के बारे में अगर हम देखें, डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में अगर हम देखें, इनकी जो डेथ जो हुई थी वो कहां पे हुई, मृत्यु के बारे में अगर हम देखें वो हुई 27 जुलाई आज ही के दिन 2015 में, 27 जुलाई 2015 में। वहां पे और हुई जगह कौन सी थी, वो थी आईआईएम शिलोंग। आईआईएम शिलोंग में इनका देहांत हुआ था, आईआईएम शिलोंग में। और कहां पर था आईआईएम शिलोंग? मेघालय में। क्योंकि मैंने बताया कि ये स्टूडेंट से इंटरेक्शन हमेशा करते रहते थे, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये कहते रहते थे कि भारत का जो भविष्य है ना उसको सुनहरा बनाना है, ठीक है। आज के वर्तमान को हम खराब करके भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते रहते थे। ये यहाँ पे व्याख्यान देने गए थे आईआईएम शिलोंग में, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने गए थे, विजिटर प्रोफेसर के रूप में जाते रहते थे। आईआईएम शिलोंग, आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है, इंदौर में जाते थे, बेंगलोर में जो साइंस इंस्टीट्यूट है वहां पे जाते थे। और व्याख्यान जो थे वो किस पे देने वाले थे, यहाँ पे जो रहने के लिए घर है, रहने के लिए घर एक टॉपिक था जिसपे व्याख्यान लेक्चर देना था इनको। लेकिन वहां पे जब लेक्चर शुरू किया मॉर्निंग में 6:30 बजे, इनको दिल का दौरा पड़ गया, दिल का दौरा, इनको दिल का दौरा पड़ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। इसके बाद बेहोश हो गए। उसके बाद 7:45 में इस महापुरुष का देहांत हो गया, ठीक है। 7:45 में इन महापुरुष का देहांत हो गया शिलोंग में ही। उसके बाद इनको
हरक्यूलिस जो वायुयान जो है इंडियन एयरफोर्स का, उससे इनको दिल्ली लाया गया। दिल्ली से श्रद्धांजलि देने के बाद इनको अपने नेटिव प्लेस रामेश्वर ले जाया गया और वहां पे इनको दफनाया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो व्यक्ति जो था, महापुरुष जो था, व्यक्तित्व जो था, इनके नाम पे बहुत सारे ऐसे नाम बदले गए थे जो इनके नाम पे रखे गए थे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, एक रोड है जिसका नाम था औरंगजेब रोड, औरंगजेब सड़क। और औरंगजेब सड़क कहां पड़ती थी? दिल्ली में। औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर इसके नाम पे कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम रोड। या सड़क, ठीक है, औरंगजेब रोड का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। दूसरी चीज हम बात करें, आप सबने पढ़ा भी होगा, उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड। ठीक है, ये एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट था जिसके नाम पे इस द्वीप का नाम रखा गया था। और इस द्वीप का नाम भी यहां पे चेंज करके किसके नाम पे कर दिया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, और एक बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिनका नाम यहां पे बदला गया था। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनका नाम यहां पे बदला गया था। हम उन सब के बारे में नहीं यहां पे देखेंगे, जो मेन चीज है वो उसके बारे में हम देखेंगे यहां पे। एक बैक्टीरिया था जिसकी खोज अमेरिका में हुई थी। एक बैक्टीरिया था जिसकी खोज अमेरिका में हुई थी, उसका नाम भी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे किया गया था। बैक्टीरिया का नाम कलामी के नाम से, कलामी। ठीक है, कलामी, सेसिबेसिलस कलामी। उस वायरस का जो बैक्टीरिया जो था उसका नाम था सेसिबेसिलस कलामी, जो एपीजे अब्दुल कलाम के को श्रद्धांजलि देने के लिए उस बैक्टीरिया का नाम भी कलामी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते नम आंखों से। ऐसा महापुरुष 100 सालों में एक बार जन्म लेता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।